बिहार चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी में प्रस्ताव पारित हो चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। खबर है कि चिराग 33 सीटों पर चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। खास बात है कि चिराग दलितों के लिए आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चिराग पासवान ने सीएम चेहरे को लेकर कोई दावेदारी नहीं की है, लेकिन चिराग की पार्टी के नेता अभी से कहने लगे हैं कि बिहार की जनता रामविलास पासवान को भी सीएम देखना चाहती थी और अब चिराग को भी देखना चाहती। जाहिर तौर पर इस तरह के बयान से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू असहज हो जाती है, असहज महसूस करने लगती है। हालांकि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है। नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे भी और बाद में भी वही सीएम होंगे। भले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को ही एनडीए का चेहरा बताया, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग भविष्य में नीतीश कुमार का विकल्प बनना चाहते हैं और क्या बिहार में बीजेपी के पास जेडीयू का नया विकल्प तैयार हो रहा है। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चिराग पासवान चुनाव लड़ें और किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें, ये फैसला लिया गया एलजेपी रामविलास की कार्यकारिणी की बैठक में। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण भारती ने एक पोस्ट में लिखा और कहा कि कार्यकर्ताओं की ये भावना है कि चिराग एक सामान्य सीट से चुनाव लड़ें ताकि ये संदेश जाए कि वे अब सिर्फ एक वर्ग नहीं पूरे बिहार का नेतृत्व करने को तैयार हैं। आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। इस ऐलान के बाद एलजेपी आरवी की तरफ से पोस्टर भी जारी कर दिया गया। पटना में चिराग के समर्थन में कई पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें चिराग से शेखपुरा सीट से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। चिराग की पार्टी की इस भावना को बीजेपी ने उनका आपसी मामला बताया है। सभी दल को अपना अपना अधिकार है कि वो अपने सीट का उपयोग जिस तरह से भी करना चाहे कर सकते हैं। तो जेडीयू ने भी चिराग से चुनाव लड़ने के फैसले का स्वागत किया। साथ ही ये भी दोहरा दिया कि नेतृत्व तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे। यहाँ तो चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश। तो चिराग ने भी इस बात को साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कहीं कोई भ्रम नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही चुनाव परिणामों के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बिहार की राजनीति में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काफी प्रभावी रही है। नेता अपनी जाति और समाज के नाम पर राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में बिहार में अब चिराग पासवान अपनी जाति की पहचान से बाहर निकलना चाहते हैं और खुद को बिहार के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज भी होने वाला है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवाल ऊपर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे चिराग की बिहार में एंट्री पर सियासत क्यों हो रही, कौन परेशान है चिराग की बिहार में एंट्री से, क्या चिराग नीतीश का विकल्प बनना चाहते हैं, क्या चिराग की नजर सीएम कुर्सी पर है, चिराग चुनाव लड़ेंगे, एनडीए का चेहरा बन पाएंगे, 33 सीटों पर तैयारी, चिराग किस पर पड़ेंगे भारी, बड़ा सवाल। तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सारिका पासवान जी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। बाकी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता विनीत सिंह जी आपसे है। चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? संतोष भाई, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। देखिए, पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान जी बिहार से चुनाव लड़ें और बिहार में महत्वपूर्ण योगदान दें बिहार को आगे बढ़ाने में।
जो कि केंद्र में मंत्री रह के थोड़ा सा नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर दायरा सीमित हो जाता है, क्योंकि अब पूरे देश के मंत्री हो जाते हैं। और हमारा तो हमेशा से विजन रहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। जो आपने शुरुआती उद्बोधन में कहा है क्या हम माननीय नीतीश कुमार जी का विकल्प है, नहीं, बिल्कुल नहीं विकल्प है। हमारा तो संकल्प है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का। और इस बात में तो कोई गलत नहीं है ना कि नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद, जब बिहार जंगल राज के गर्त में था, तब से वहां से बिहार को लेके आए हैं। और आज जो बिहार है पूरे देश में दूसरा राज्य है अर्थव्यवस्था के ग्रोथ के मामले में। 13.5% का ग्रोथ था पिछले 23-24 में। जहां तक बात हमारी आ रही है कि हमारे नेता ने कह ही दिया है बिल्कुल साफ, कोई वैकेंसी नहीं है। आगे 25 के बाद क्या स्थिति और परिस्थिति रहती है वो समय के गर्भ में छुपा हुआ है, उस समय हम तब देखेंगे। लेकिन जहां तक बात है 2025 में, हम फिर से दोहरा दूं मैं कि हम लोग विकल्प नहीं है मुख्यमंत्री जी के, नीतीश कुमार जी के। हाँ, चुनाव हम चाहते हैं कि हमारे नेता जरूर बिहार में आकर लड़े। संसदीय बोर्ड का निर्णय हो चुका है और सामान्य सीट से लड़े, ताकि विपक्ष जो कहता है कि हम हमेशा से आरक्षित सीट से लड़ते हैं, हालांकि निर्णय, फाइनल निर्णय चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री का ही होगा। तब तक हम इंतजार करें जो भी निर्णय आएगा। इस बात को जरा समझाइए कि चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं चिराग पासवान? केंद्रीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वो मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। केंद्र की सियासत में जो सब जानना चाहते हैं, राज्य की सियासत से केंद्र की सियासत की तरफ रुख करते हैं, वहां से वो राज्य की सियासत में फिर क्यों आना चाह रहे हैं? संतोष भाई, मेरे नेता का शुरू से यह मंतव्य रहा है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार का पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। केंद्र में मंत्री बने हैं, पर उनकी कार्य क्षमता और उनकी दक्षता से हर कोई कायल है, देश भी और प्रदेश भी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बिहार में ज्यादा ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि बिहार में योगदान जो हो और महत्वपूर्ण ढंग से दे पाए। जैसा मैंने कहा कि आप केंद्र में मंत्री हैं तो पूरे देश के मंत्री हो जाते हैं, आपका दायरा सीमित हो जाता है, आपको सब राज्य को देखना होता है। तो उस हिसाब से बिहार में उतना वो फोकस नहीं कर पाते हैं, बिहार को उतना दे नहीं पाते हैं। हालांकि जो उनकी मिनिस्ट्री है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, उन्होंने 2000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट बिहार में लाए हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि और बड़े ढंग से, जिनमें कि उनका रोल और बड़ा हो, उस हिसाब से वो काम करे। इसलिए वो चाहते हैं कि बिहार लौटे। और ये टीस तो हर बिहारी की है जो कि बिहार के बाहर कभी रहा है। जब हमें गाली दी जाती है कि एक बिहारी 100 बीमारी, हम चाहते हैं कि बिहार अग्रणी राज्य में शुमार हो, ताकि माननीय प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 2047 में देश को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, उसमें बिहार का भी योगदान हो, उसमें हमारे नेता का भी महत्वपूर्ण योगदान हो। इसलिए चिराग पासवान जी आना चाहते हैं। किस सीट से चुनाव लड़ेंगे? अभी उसका निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन यह बात सच है कि जो भी सीट होगा सामान्य सीट होगा। इस बार आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। ठीक है। और जो मंत्रिमंडल केंद्र में मिला है उससे खुश हैं या फिर नाराज हैं, इसलिए बिहार का रुख कर रहे हैं? नहीं, बहुत खुश है उनके काम से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी खुश हैं। आप चाहे तो आकलन कर ले, जैसे ही अप्रेजल होगा 1 साल के अंत में, आप देखेंगे कि हमारे नेता उन अग्रणी नेताओं में होंगे, मंत्रियों में होंगे जिन्होंने काम बढ़िया किया है, और वो देखने वाली बात है। लेकिन बिहार में लौटना सिर्फ यही कारण है कि बिहार में ऐसे नेताओं की जरूरत है, ऐसे युवाओं की जरूरत है जो कि बिहार के युवा के साथ सामंजस्य बैठा के चल सके। ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष बर्धन जी भी हमारे साथ हैं। स्नेहाशीष जी, जरा थोड़ा सा समझाइए, अगर कोई नेता अपना भविष्य संवारना चाहता है या बिहार की राजनीति करना चाहता है, या ये भी मान लिया जाए कि नीतीश कुमार का विकल्प बनना चाहता है, तो फिर इसमें हर्ज क्या है, गलत क्या है? नहीं, कोई हर्ज नहीं है। लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को अपनी संभावनाएं तलाशनी चाहिए, टटोलनी चाहिए। इसमें कोई हम लोगों की तरफ से कोई ऐसा नहीं है आपत्ति। लेकिन ये जरूर है कि एनडीए में चिराग पासवान जी को वो महत्व नहीं मिल पा रहा होगा, केंद्र में वो काम नहीं कर पा रहे होंगे उस तरीके से, उस स्तर से, तभी वो बिहार में आना चाहते हैं। और बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ में रह के वो काम नहीं कर पा रहे होंगे अभी वर्तमान में, चूंकि उनके विधायकों को भी तोड़ा गया है। 137 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे, आपको भी याद है। उसमें से 4 भाजपा के बागी थे, 2 जदयू के बागी थे, 5.66% वोट भी लाए थे पिछले चुनाव में। तो वो चुनाव लड़े, उनको साधुवाद है। पिछले बार भी स्वघोषित हनुमान बन के घूम रहे थे मोदी जी के, इस बार भी बन के घूमे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। वो अपनी लड़ाई लड़े अपनी। लेकिन ये बस बताएं कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए इनके पिताजी ने तो बहुत काम किया, नो डाउट, लेकिन
ये कितना काम कर पा रहे हैं, कितने इनके घोटालों में नाम आ गए, कितने भोपाल में कैसे कैसे मामलों में, मध्य प्रदेश में नाम उछल गए, इनके साथ में रहने वाले लोगों का नाम किन किन मामलों में उछल गया, लेकिन ये कभी भी ये नहीं बोल पाते हैं कि बिहार के लिए इन्होंने क्या किया। बिहार के लिए नहीं कर पा रहे हैं, एनडीए में रह के नहीं काम कर पा रहे हैं, तो जरूर उससे निकलने की बेचैनी होगी। भविष्य तो अपने जगह है, राजनीतिक व्यक्ति तो भविष्य तलाशते ही रहता है, लेकिन इस तरीके की बातें जब करते हैं तो ये स्पष्ट है कि मोदी सरकार में बिहार के हितों की उपेक्षा की जा रही है। ये कम से कम चिराग पासवान जी के ताजा बयान से स्पष्ट होता है। ठीक है, हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं। अरविंद जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, अगर चिराग पासवान दिल्ली की सियासत करने आ रहे हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो जेडीयू को कोई परेशानी है, कोई टेंशन है? क्यों परेशानी होगी भाई? या नहीं, मुझे कोई क्यों परेशानी होगी? चिराग पासवान जी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर के अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने स्वीकार किया है कि एनडीए के चेहरा के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं आफ्टर चुनाव। अभी जो आपने अपना पैकेज चलाया, उस पैकेज में चिराग पासवान जी का बयान अभी दिखाया जा रहा था कि चुनाव के बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, या हमारी एलजेपी, और मैं ये दावा कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, तो हमको क्यों परेशानी होगी? इसलिए, और उनकी पार्टी की ओर से जो उनके अरुण भारती जो नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिहार एनडीए की मजबूती के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, इससे एनडीए को मजबूती मिलेगी। कल ही उन्होंने अपने बयान में कहा है। और स्वाभाविक तौर पर कोई भी पार्टी जब किसी गठबंधन में रहता है तो उस गठबंधन में अलॉट हुए सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा, उस गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। तो उस पार्टी के शीर्ष नेता चिराग पासवान जी हैं। चिराग पासवान जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है कोई भी व्यक्ति। आजाद हिंदुस्तान में आजाद नागरिक के रूप में कहीं से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ये कोई नई बात है नहीं। ठीक है, सारिका जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सारिका जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, नीतीश, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की तिकड़ी अब तक आरजेडी को परेशान कर रही थी, अब ये चौकड़ी होने वाली है क्योंकि चिराग पासवान भी बिहार की सियासत में एंट्री ले रहे हैं। देखिए संतोष जी, बिहार में अभी जमूरा और मदारी वाला खेल होना है। पिछले विधानसभा में भी हुआ था, एक मदारी थे और एक जमूरा थे। अब ये स्वघोषित राम के स्वघोषित हनुमान जो है, जो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव लड़ेंगे। भाई आप तो गठबंधन में हैं, आपकी गठबंधन तो चुनाव में लड़ेगी ही, लेकिन अतिरिक्त जाकर के आप बोल रहे हैं कि एनडीए गठबंधन को मजबूती प्रदान करने के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। यानी कि पिछले बार जैसे मैंने भाजपा की बी टीम की तरफ चुनाव लड़ा था, इस बार भी मैं अपने वही भाजपा की बी टीम की तरह चुनाव लड़ूंगा और हमारा उद्देश्य होगा जदयू को नेस्ता नाबूद करना। जो थोड़ी बहुत बच गई है जदयू, उसको भी समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है ना, अपने ऐसे रणभेदी लोगों को रण पे उतारना चाह रही है। और अभी जिस तरीके से चिराग पासवान जी जिस मुद्रा में है और जिस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो ये तय करता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह चिराग जी पुनः विधानसभा के चुनावी रंग में उतरेंगे और वो लड़ेंगे और उद्देश्य वही होगा कि ये तीसरे नंबर की पार्टी को कैसे विलुप्त किया जाए। देखिए बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र है, चुनाव तो लड़ना ही चाहिए, लेकिन गठबंधन में रहते हुए जब ऐसे गठबंधन के घटक दलों का अलग अलग इंडिविजुअली उनके स्टेटमेंट अगर आने लगे तो आप समझ लीजिए कि अंदर खाने कुछ भी अच्छा है नहीं। और चिराग जी तो भाई एक ही आदमी के कहने से चलते हैं। अभी कुछ दिन पहले तक उनका स्टेटमेंट कुछ और था कि भाई बिहार बुला रहा है, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, ना जाने क्या क्या। अभी 2 दिन पहले एक दलित पासवान बेटी की बलात्कार और हत्या हुई है मुजफ्फरपुर में। उसे गला रेता गया, उसके सीने को चीरा गया, उसकी मौत हो गई। हॉस्पिटल में आधे 8 घंटे तक उसने इंतजार किया कि उस तक डॉक्टर पहुंच पाए, लेकिन नहीं पहुंच पाए। बच्चे ने अंततः जान अपनी गंवा दी। लेकिन चिराग जी
एक बार भी उस बच्ची के लिए सहानुभूति के दो शब्द चिराग जी के ना सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखना जरूरी समझा, ना उनसे मिलना वो जरूरी समझे। लेकिन चिराग जी को पता है कि 2025 में बिहार में चुनाव है, तो अब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे करिए चिराग जी, करना चाहिए आपको। आपकी सारी असलियत के आपके जितने चेहरे हैं ना, बिहार की जनता के समक्ष आ गए, और खास करके आपकी जाति और समुदाय वाले लोगों को समझ में आ गया है कि ये चिराग तो बहरूपिया है, ये समय समय पे रंग बदलता है। गिरगिट भी इतनी रंग नहीं बदलता जितना कि चिराग पासवान जी बदलते हैं। भाई एक जमाने में तो बोल रहे थे यही नीतीश जी को कि इनको दिमागी प्रॉब्लम है, इन्हें इलाज की आवश्यकता है, फिर लगे वो चरण वंदना करने उनका। पहले कहते थे भाई गठबंधन धर्म हम निभाएंगे, अब कहते हैं हम चुनाव लड़ेंगे। तो अच्छी बात है, मुझे तो लगता है लोग एक हेल्दी लोकतंत्र में ये होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता और स्वेच्छा से उसे जहां इच्छा है वो चुनाव लड़े। विनीत जी मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद जी आप हाथ उठा रहे थे, जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद विनीत जी आपके पास आ रहा हूं। अरविंद जी, ये राष्ट्रीय जनता दल को अपने परिवार में जो ये परिवार में जो जयचंद और लालची लोगों के बारे में तेज प्रताप यादव ने सवाल किया है, क्या इसके बारे में राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कोई उत्तर दिया है आज तक? क्या राष्ट्रीय जनता दल में कौन जयचंद है और कौन लालची व्यक्ति है? कभी तो जवाब दिया नहीं। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल में जो आज तमाशा हो रहा है ना, उस पूरे तमाशा के पीछे तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम काम कर रहा है, और उसी सिस्टम से त्रस्त होकर के तेज प्रताप यादव ने इस प्रकार के सवाल को ठीक है, उठाया वो पर जब हम बात करेंगे तब उनको तब तो आपका ये पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल विनीत जी, चिराग पासवान को बहरूपिया कह रही है आरजेडी। संतोष भाई, क्या है ना कि जिसकी जैसी फितरत रहती है वो ऐसे ही बात करता है। आज देखिए इनके बक्सर के सांसद क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में तो हमने कई बार देखा है कि लोग 2-3 शादियां करते हैं, उनको ये तक नहीं मालूम है कि जो नेता इनके पार्टी के बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं और ये माई बहन योजना की बात करते हैं, उनको ये तक समझ में नहीं आता है कि विधि सम्मत क्या होता है, कि जब तक आप एक पत्नी से अलग ना हो जाएं तब तक आप दूसरी लड़की के साथ जो काम करते हैं अनैतिक कार्य, उसको एडल्ट्री कहते हैं और कानून के द्वारा वो सजा के योग्य पाया जाता है। तो ये तो फितरत है। दूसरी बात है, कांग्रेस के भाई कह रहे थे, हर्षवर्धन भाई, कि हमारे घोटाले में नाम आया है। अरे भाई, जहां की जिस पार्टी की महारानी और युवराज बेल पे बाहर है, कब जेल में चले जाएं, वो ऐसी बात करते हैं। हमारे नेता का कोई भी एक बात बता दें जिसमें कि उनका कोई भी अनैतिक कार्य में घोटाले में नाम आया, भूल गए क्या भोपाल वो चीज वो बता नहीं पाएंगे। बस क्यों भोपाल कहना, भूल गए क्या? जरा ये बताइए, आ रहा हूं आपके पास, प्लीज थोड़ा सा धैर्य रखिए कि राजद के बैसाखी पे ही चलिएगा बिहार में, कि इस बार 70 सीट तो मिलेगी नहीं। राजद का जो बचा खुसा जो टुकड़ा होगा वो मिल जाएगा, उस पे ही काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे एनडीए के पांचों घटक, बस संतोष भाई बस 10 सेकंड में खत्म करेंगे, बिल्कुल इंटैक्ट है। जो बहुरूपिया हमें कह रहे हैं ना, हम रूप बिल्कुल बदलते हैं अपने लिए, हम बिल्कुल साफ सुथरा है, पर ये महागठबंधन के लिए हम ऐसे अनुमान है कि इनकी लंका तो जरूर इस बार 2025 में जला के मानेंगे। ठीक है, आशीष जी अब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। 40 सीट मांगी जा रही थी लोजपा रामविलास पासवान जी के द्वारा, लेकिन इन्होंने क्या किया, 40 सीट भी नहीं दिया तो चले गए रूठ के अकेले लड़ने। एक जीजाजी को सांसद बना दिए, एक जीजाजी को आयोग का चेयरमैन बना दिए, फिर भी नहीं मान रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। और भोपाल वाली कांड किसी को नहीं मालूम है क्या? एफसीआई वाला अखबार में बड़े बड़े छपे थे मध्य प्रदेश के, नहीं पढ़ते होंगे आप लोग मध्य प्रदेश का खबर, क्योंकि इधर ही बिहार से ही वसूली अभी टाइट चल रहा होगा। तो इसलिए दिक्कत है, क्योंकि बिहार के लिए काम करना कुछ किए नहीं, तो अब आते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कर देंगे और फिर अपने परिवार में जीजाजी को सेट कर देंगे, किसी आयोग का चेयरमैन बना देंगे। विनीत भाई को तो कुछ नहीं मिलेगा, बड़े भाई हमको तो लगता है कि विनीत भैया को मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए टिकट, इनको मिलना चाहिए, मेहनत करते हैं दिन भर भाई, आके उनका पक्ष रखते हैं। इसलिए आशीष जी आपको टिकट मिल रहा है इस बार? उनको हमको नहीं चाहिए, हम संगठन के लिए खुश हैं। तो ये चीज नहीं, मैं संगठन के लिए काम करता हूं और संगठन के लिए विचारधारा के लिए काम करता रहूंगा, पूरे तन्मयता के साथ, पूरे गंभीरता के साथ मैं ये बात बोल रहा हूं। लेकिन जरूर लगता है विनीत भाई को विधायक बनने का होगा जल्दी, कम से कम आपको मिलना चाहिए, उनके जीजाजी को क्यों मिल जा रहा है? परिवारवादी पार्टी के लोग विचारधारा से बंधे हैं,
तो अब दूसरे बहुत पार्टी हंसी के आती है। नेताओं को रहने दीजिए, अरविंद गलत जी, रास्ता, आपको भी मिल गलत जाना सलाह चाहिए, दे उम्र रहे हो रही हैं। है अब आप लोगों को मिल जाना चाहिए। बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं आप लोग। बताइए 2006 से छात्र विंग का आप संभाल रहे हैं झंडा, आज 20 साल में अभी आप यहीं पे हैं। छोड़िए, हटाइए, आपको कैसे व्यक्तिगत पता कि बातें। उनको नहीं मिलेगा स्नेहाशीष जी? आपको कैसे अरे पता? मालूम है ना संगठन में आपको जिसको जहां लगाया आपको जाता टिकट है। चाहिए नहीं, अभी अगर अभी वो अभी उन्हें अभी मिल है। जाएगा तो क्या हर्ज है इसमें? अभी भाजपा के कोई साथी जुड़े रहते तो मैं बता देता ना कि जितने लोग टिकट के दावेदार थे उनको संगठन में दे दिया गया पद। तो विनीत भैया को मिल जाए मुझे खुशी होगी, अरविंद जी को मिल जाए मुझे खुशी होगी, लेकिन नहीं मिलेगा इन लोगों को। इनके समर्थन क्योंकि में ये- जाएंगे आप प्रचार करने? ये क्या बात हुई? हम कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं। आप ये क्या उनकी- संतोष जी, आप कैसा आप उनकी जटिल तारीफ सवाल कर रहे हैं। पूछ रहे हैं महाराज? ऐसा सवाल पूछा आप जाता उनकी है? तारीफ आशीष कर भाई, रहे हैं, कह हमारे रहे हैं बहुत पास अच्छे तो भैया संगठन है, हैं, आपके पास संगठन और के खुशी नाम जाहिर पे कर रहे हैं केवल तो फिर मुझे माता लगा जी कि है, वो शायद पुत्र है। प्रचार करने के लिए भी चल देंगे। कि 40 सीट की मात्र डिमांड थी, नहीं पूरी हुई एनडीए के अंदर, तो आ गए बागी रूप में आयोग के चेयरमैन बनने के बाद भी, केंद्र में आपको मंत्री 70 बनने के सीटें मिल बाद रही है भी नहीं मिल रही? हमको मिल जाएगी। हम अपने लिए चिंतित नहीं है, हमारा गठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से। हम लोग के यहाँ ऐसे कोई स्वयंभू मुख्यमंत्री, स्वयंभू हनुमान नहीं घूमते हमारे। ठीक है, अरविंद जी हमारे जवाब यहाँ दीजिएगा। बहुत तन्मयता के साथ हम लोग काम करते हैं संगठन के। अरविंद जी जवाब दीजिएगा। हाँ, अब देखिए, जिस पार्टी का प्रदेश का कमेटी पिछले 10 वर्षों से प्रदेश अध्यक्ष तो बनाए जा रहे हैं, 3 इनके अध्यक्ष मानवर अशोक चौधरी जी के बाद 3 अध्यक्ष बन गए और आज तक इनका प्रदेश कमेटी नहीं बन पाया है। अखिलेश प्रसाद सिंह जो पिछले इनके अध्यक्ष थे, कई मर्तबा दिल्ली एआईसीसी हेडक्वार्टर में कमेटी का जो ड्राफ्ट कमेटी, ये प्रदेश पदाधिकारियों की कमेटी का फाइल दबाए ले हम जाते तो आपके थे और फायदे वहां का से बोल रहे हैं बैरंग भैया। वापस लौट आते थे। हम तो आपके कमेटी फायदे बनाने के में जदयू के कांग्रेस साथी पार्टी के सफल फायदे नहीं का हो बोल पा रहे रही थे है। कि लोजपा वह क्या आएगी तो आप बिहार बर्बाद हो विधानसभा जाइएगा। चुनाव लड़ेगी और तीसरे क्या नंबर पे चला कांग्रेस गया, के इस बार कार्यकर्ताओं विलुप्त हो को जाइएगा। सम्मान दे हम तो पाएगी आपके और फायदे की इनके बात बोल जैसा रहे थे। उत्साही अरविंद जी, हम तो प्रवक्ता आपके फायदे की सिन्हासी बात जैसे बोल रहे थे। उत्साही प्रवक्ता को हम क्या तो कांग्रेस आपके पार्टी फायदे की सम्मान बात दे बोल पाएगी? रहे थे। कांग्रेस आएंगे पार्टी चिराग दरअसल पासवान जी चाकरी विलुप्त हो करने जाइएगा। वाली आप लोग पार्टी पिछले है। बार कांग्रेस 137 पार्टी सीट पे लड़े जो थे। परिवारवादी 5.6% राजनीति की शुरुआत का करने वोट वाली प्रतिशत इस था। देश आप में लोग और बिहार विलुप्त हो में जाइएगा भाई, परंपरा आपके को लिए स्थापित चिंतित है। करने वाली पार्टी आपके है। लिए चिंतित जिस है। पार्टी में परिवारवादी कार्यकर्ताओं एक का व्यक्ति कोई बैठ जाएंगे सम्मान सत्ता नहीं में, होता इसलिए है, आपके लिए जिस चिंतित पार्टी है। में इसमें आला भी कमान जवाब शब्द जैसे का प्रयोग सिर्फ कांग्रेस में होता इसमें है। शीशी जवाब बोल उस रहे थे, पार्टी उन्होंने बड़े में सिर्फ गौर से सुना और आला मुस्कुरा के कमान सुना। के इन्हीं आदेश की का पार्टी पालन होता बर्बाद हो है। जाएगी। वैसे इन्हीं की दल पार्टी में बर्बाद होगी। क्या इनके कार्यकर्ता लिए उम्मीद बोल कर रहे हैं। सकता है कि इनके किसी लिए को भी भी कोई दर्द जगह होता है मिल भाई। सकता है? क्या किसी नीतीश कार्यकर्ता कुमार को जी कोई 20 साल टिकट से मिल सकता है? शासन चला रहे हैं, दिल्ली बिहार से के ही तमाम काम कर चीजें रहे हैं। आला कमान तय उनके कर लिए इतनी करके सहानुभूति हर हम राज्य रख में सकते हैं भेज कि देती लोजपा है विलास का और मुद्दा वही मुद्दा आला बनाना कमान का निर्देश आदेश का पालन कांग्रेस के सभी स्तर के कार्यकर्ता नेता करते हैं। कांग्रेस दरअसल कोई पहुंचेगा पार्टी मालूम है का आप लोगों को? स्वरूप नहीं है। कांग्रेस अभी से भी दरअसल आंखें एक खोल लीजिए, पारिवारिक कम से कम समूह ऐसे का संचालन भस्मासुरों करने के साथ वाला मत एक आप लोग संगठन ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इससे भी कड़ी टिप्पणी कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन चिराग ये पर कड़ी आते टिप्पणी मैं हैं, नहीं चिराग कर पर रहा आते हूं। हैं। डिबेट का टॉपिक चिराग है। सारिका पासवान जी, अगर चिराग पासवान बिहार में अपना भविष्य तलाश रहे हैं तो फिर आरजेडी को क्यों खतरा महसूस हो रहा है? नहीं संतोष जी, किसने कहा कि आरजेडी को खतरा है? वो भी चिराग पासवान से। जो चिराग आप चिराग पासवान जी को हल्के में आंक रहे हैं फिर? नहीं, जो जिस चिराग में स्वर्गीय रामविलास पासवान की पार्टी को 2 भाग में बटा दिया, उनसे हमें क्यों खतरा होगा भाई? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने पहले भी कहा था कि चिराग पासवान जी ने कहा था कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और मैंने तो उनको चैलेंज भी किया था कि अगर स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत है तो वो इस बार कम से कम आरक्षण छोड़ दें। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने आरक्षण का भरपूर लाभ लिया और उन्होंने आरक्षित सीट से ही जाकर के चुनाव लड़ा। नहीं, इस बार वो कह रहे हैं कि और सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। नहीं, तो भाई पहले तो वो लोकसभा से त्याग पत्र देना, तब मैं मानूंगी कि सामान्य सीट से वो लड़ेंगे। और मैं तो कहती हूँ संतोष जी, जो अपने बाप का नहीं होता है वो अपने बाप का भी नहीं होता है। और चिराग जी ने अगर ऐसी बात कही है तो उनको प्रूव करना चाहिए कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के सच्चे सपूत है। और अगर वाकई में वो अनारक्षित सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं तो सर्वप्रथम वो लोकसभा सदस्य का अपना इस्तीफा पेश करे, ताकि एक दलित कोई प्रत्याशियों को पुनः उस जगह से मौका मिले। अन्यथा ये सारी बातें जो है वो बेमानी है, वो निराधार है, कोई उसका औचित्य नहीं है, बरगलाने वाली बात है। क्योंकि कहते हैं ना, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात है। और अभी जिस पार्टी के संगत में चिराग जी रहते हैं
तो उनको भी निरंतर झूठ बोलने की जो आदत है उनके अंदर डेवलप हो गई है। खैर वो अभिनेता थे, नेता से पहले वो काबिलियत है उनमें, वो बड़ी अच्छी अभिनेता वाला काम भी करते हैं, एक्टिंग मारते हैं वो, लेकिन एक्टिंग करने से नहीं होगा। धरातल पे बिहार की विचारधारा जो लोगों की है, बिहार की जो जरूरतें हैं, युवाओं की, महिलाओं की, और जो भी दयनीय स्थिति से बिहार गुजर रहा है, उस पर तो चिराग जी मौन है, खामोश है, चुप है। फिर वो बिहार की बात कैसे करेंगे? किस बिहार की विकसित विकास की बात करेंगे? स्वास्थ्य और शिक्षा पे क्या बोलेंगे? लॉ एंड ऑर्डर पे क्या बोलेंगे? महिलाओं पे क्या बोलेंगे? अरे भाई, जिस पार्टी के ये दिन भर इनके जो आका हैं, गुरुदेव हैं, स्वघोषित राम के स्वघोषित हनुमान जो है, जो दिन भर ये लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जिस प्रदेश से वो चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, उस प्रदेश में उनके ही समुदाय की बेटियों का बलात्कार हो रहा है और वो मौनी बाबा बने हुए हैं। किस आधार पे वो सोचते हैं और क्यों हमें उनसे डर लगेगा? हमें तो कतई डर नहीं है। डरना तो उन्हें चाहिए कि जब वो उतरेंगे मैदान में तो जवाब क्या देंगे लोगों की, जनता का क्या जवाब देंगे कि क्यों रोजगार मांगने वाले लोगों पे लाठीचार्ज हुई तो आप चुप रहे? क्यों चौकीदारों की जब नौकरी छीनी गई तब आप चुप रहे? क्यों उस दलित बेटी के साथ बलात्कार और हत्या हुआ तो आप चुप रहे? ऐसे कई अनगिनत सवाल है जो मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान जी कहीं भी इन प्रश्नों के जवाब देने योग्य अपने आप को कहीं भी टिकेंगे, खड़े भी हो पाएंगे 2 मिनट। क्योंकि देखिए, नैतिकता एक बहुत बड़ी चीज होती है, जिम्मेदारी जो होती है वो बहुत बड़ी चीज होती है, और दोनों ही चीजों की कमी जो है चिराग पासवान जी में दिखाई दे रहा है। आप अपने लिए राजनीति करते, अपने लिए जीजा को सेट कर रहे हैं, तो भाई अभी तो बहुत लोग बाकी हैं, अभी माँ बाकी है, दीदी बाकी है, सास ससुर। देखिए सारिका जी, बार बार आप उनके परिवार पर चली जाती हैं और जानती हैं आपकी इस समय लालू परिवार में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और अभी जब जेडीयू प्रवक्ता ने उस पर बोलने की कोशिश की तो मैंने उन्हें रोक दिया था। आप बार बार परिवार को घेरेंगी तो फिर ये प्रवक्ता परिवार पर चले जाएंगे, फिर मैं भी नहीं रोक पाऊंगा। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। आप पारिवारिक विवाद को, उनके फादर को, उनकी मदर को, उनके चाचा को लेकर आएंगे डिबेट में तो फिर ठीक नहीं होगा ना, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि इस समय आरजेडी भी उसी मानसिक का। नहीं, चिराग पासवान जी के चलते सबसे ज्यादा अगर कोई जाति जो है टारगेटेड रही है तो वो हमारे ही समाज के लोग, पासवान जाति के लोग ही टारगेटेड रहे। एक समय तो वो नीतीश कुमार जी को भरपूर गालियां दिया करते थे। नीतीश जी ने पासवान जाति के लोगों के साथ उन्होंने वही व्यवहार किया, लेकिन चिराग जी को जब अपना लाभ, अपना फायदा दिखता है तो गाली भी देते हैं, और जरूरत पड़ते तो जाके चरण वंदना भी करते हैं। लेकिन आपने कभी समुदाय के लिए, अपने उन भाई बहनों के लिए सोचा? अगर वाकई अगर शॉर्ट में कहूं तो आप कह रही हैं कि चिराग पासवान लाभ की राजनीति करते हैं, लेकिन मेरा सवाल दूसरा भी है, इसका तो जवाब दीजिएगा कि क्या चिराग पासवान लाभ की राजनीति करते हैं? साथ ही साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि 33 सीटों पर तैयारी की बात चल रही है एलजेपी रामविलास की, तो क्या 33 सीटें ये कंफर्म हो गई हैं कि चिराग पासवान की पार्टी 33 सीटों पर चुनाव लड़ रही है? विनीत जी। संतोष भाई, ये सवाल मुझसे है? जी, आपसे। जी संतोष जी, आपके सवाल पे आते हैं। पहले जरा सारिका जी को जरा जवाब दे दिया जाए। ये आरक्षण की बात कर रही थी, ये उस पार्टी से आती है जिसने ईडब्ल्यूएस का और महिला आरक्षण का विरोध किया था। महिला आरक्षण का तो बिल ही उन्होंने फाड़ दिया था। और थोड़ा सा एक शख्स देखा कीजिए, सोशल मीडिया पर रहिए, जिस बहू बेटी की बात कर रहे हैं, बहन बेटी की बात कर रहे हैं, उसके बारे में चिराग जी ने ट्वीट भी किया और हमारे टीम वहां पहुंची थी, और जो भी पॉसिबल मदद हो सकता है किया गया है। अब आते हैं संतोष भाई आपके सवाल पे। देखिए, हमारे 8 तारीख को बिहार के आरा में, शाहाबाद क्षेत्र में, रमना मैदान में 9 संकल्प महासभा है। उस अगर क्षेत्र को देखा जाए तो वहां पे 33 सीटें विधानसभा की आती हैं, इसलिए बात निकल के आ रही है। हमारा जो तैयारी है 243 सीटों पे है, क्योंकि हमारे ट्रैक रिकॉर्ड जो है 5 सीट में से 5 सीट हम जीत के आए थे लोकसभा चुनाव में। इस बार भी हम चाहते हैं कि जितना हमें सीट मिले, कहते हैं ना मोर द मेरियर, उतना हम सीट जो है एनडीए की झोली में लेके आएंगे, इसलिए बात निकल के आ रही है। हालांकि सीट शेयरिंग की बात हुई नहीं है, लेकिन हमने कहा हमारी तैयारी पूरी सीटों पे है। जहां से एनडीए गठबंधन हमें कहेगा वहां से हम मजबूती से लड़ेंगे। अम्मा गठबंधन को तो बिल्कुल फजीहत करके हरा के घर में बैठा देंगे, ये तय बात है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी सभी 243 सीटों पर तैयारी है, लेकिन जितनी गठबंधन में आपको मिलेंगी उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन में वो 33 सीटें नहीं मिली फिर? नहीं संतोष भाई, हमने कहा ना कि गठबंधन में कई बार बीजेपी जो सबसे बड़ी घटक दल है, उनके नेता ने भी कहा है कि हर किसी का सम्मान होगा, और जो जहां से जितने में सक्षम है अपनी दावेदारी रखेगा उसके अनुसार से टिकट का आवंटन होगा। महागठबंधन की तरह वहां पे तर्क कुतर्क और जो कलह है ना वो देखने को नहीं मिलेगा।
और लवरू कृष्ण कहते हैं इनके कांग्रेस के प्रभारी कि चुनाव होने के बाद ही देखा जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा। शकील अहमद भी वही बात करते हैं और यहां बैठ के स्नेहाशीष भाई कहते हैं कि हमारा चट्टानी एकता दिखता है। भाई हमें तो नहीं दिखता है, वहां पर तो दिखता है कि आप जो है भिखमंगे की तरह सीट मांग रहे हैं, बैसाखी पर लटके हुए हैं कि कितना कुछ मिल जाए। तेजस्वी यादव दौड़ के गए थे दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने के बाद, हमें लगा कि शायद घोषणा हुई कितने सीट पे और हम मुख्यमंत्री को उम्मीदवार बनेंगे, वहां भी उनको कुछ नहीं मिला, लौट के बुद्ध घर के आने वाली बात हो गई। तो जो महागठबंधन जो बिल्कुल फ्रैक्चर्ड है, स्थिति हो गई, उसका मुकाबला एनडीए के साथ है, जो पांचों घटक दल पांडव की तरह अंगद के पैर की तरह पैर जमा के बिहार में खड़े हैं। और इसका हमने उदाहरण बिहार विधानसभा के उपचुनाव में दे दिया, जबकि चारों सीट पे राजद की हार होती है और एनडीए के सीट में जाता है। तो जब हमने सेमीफाइनल जीत लिया संतोष भाई, तो फाइनल भी वी आर गोइंग टू विन बाय फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, इसने आशीष जी अपनी बात का जो तो जवाब दीजिएगा ही, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप उनसे पूछ रहे हैं कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 40 और 33 का जो आंकड़ा आप पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके यहाँ सब कुछ फाइनल है अभी? हम लोग के यहाँ सब कुछ फाइनल है, सब कुछ सही आंकड़ा भी बता है, लेकिन दीजिए। एक चीज बता इससे अच्छा मंच कहाँ मिलेगा आपको? नहीं, आपको एक आंकड़ा और बता देता हूँ। विनीत भाई आरा से ही आते हैं, शाहबाद के इलाके से आते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि कितनी सीटें हैं यहाँ पे। 22 सीटें हैं, कम से कम आंकड़े दुरुस्त कर लिया कीजिए कम से कम डिबेट में। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जब भाई आप आरा से आते हैं तो हम भी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से नहीं आते हैं, इसलिए हम भी आरा से ही आते हैं। कम से कम उसीलिए कहें कि 22 सीट है टोटल शाहबाद में, कम से कम शाहबाद में रैली हो रही, तो इतना आंकड़े प्रवक्ताओं को रखना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हम तो जनता दल यूनाइटेड के लिए दर्द उनका समझ रहे हैं, कम से कम उनका दर्द तो समझ रहे हैं कि स्वयंभू हनुमान कहीं अगर लड़ने उतर गए तो किसकी बर्बादी सबसे ज्यादा होगी, वो सबको मालूम है। और किन किन सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे वो भी मालूम है सबको, सारे आंकड़े सबके सामने हैं। लेकिन ये चीज कम से कम स्पष्ट कर देना चाहिए कि खाद्य प्रसंस्करण जो मंत्रालय के मंत्री हैं, बिहार में आपने कितनी योजनाएं लगाई हैं। कम से कम आपको एक जगह तो मौका मिला था कि बिहार को आप विकास कर सकते थे, बिहार के लिए विकास कर सकते थे, वहां पे आप फिसड्डी साबित हुए हैं। कितने आपने काम किए हैं बिहार में, कम से कम ये गिनाइए। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कह के आपने कितने बिहारियों का उद्धार किया, कितनी नौकरियां लाई, कितनी नियुक्तियां दी, कम से कम इन पे बात होनी चाहिए। लेकिन ये बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास कुछ काम ही नहीं है। या ये कह दे कम से कम आके मंच से कि मोदी जी ने इनको काम करने नहीं दिया, इनका कितना मंत्रालय ने काम किया बिहार में, क्या जो मखाना उद्योग वाला घोषणा मोदी जी कर रहे थे, क्यों नहीं चिराग पासवान जी कर दिए पहले। बस एक मखाना ही नहीं है, और भी बहुत काम है। आप आइए, खाद्य प्रसंस्करण पे काम करना है तो आप शाहबाद के क्षेत्र के लिए आपने क्या काम किया। धान का कटोरा कहा जाता है रोहतास जिले को, आपने कितना काम किया, कितने गोदाम बनाए, कितने खरीद के मूल्य। अभी उन्हें 1 साल ही तो हुआ है। 1 साल बहुत होता है भाई, 1 साल राजनीति में बहुत होता है। 1 साल में आप 1 साल में कुछ नहीं, 1 साल बहुत होता है। जदयू का दर्द तो आप लोग कम से कम समझिए। बेचारे अरविंद जी एकदम मुखारविंद पे उनका चुप्पी साध दिए हैं। क्या स्थिति है उनकी, वो तो काटो तो खून नहीं वाली स्थिति है उन लोगों की। अरविंद जी भाई इधर से भी एक ये स्थिति हो जाएगा ड्रामा। आपकी खामोशी पर टिप्पणी करना है। देखिए इनके पूरे प्रश्न का मैं उत्तर दे देता हूं जी। हमारी पार्टी के कांटी विधानसभा से विधायक हैं अशोक चौधरी जी, जो सामान्य सीट है, और अनुसूचित जाति यानी दलित कम्युनिटी से आते हैं अशोक चौधरी जी। वो अभी हमारी पार्टी से विधायक हैं, सामान्य सीट से। हमें कौन सी परेशानी है भाई? माननीय चिराग पासवान जी बिहार के सामान्य सीट से चुनाव लड़े, आरक्षित सीट से चुनाव लड़े। चुनाव तो लड़ेंगे एनडीए के पार्ट के हिस्से के रूप में, कुछ सवाल पूछे घटक दल के रूप में। विधायक है, जरा पूछिए इनसे, जानकारी कुछ है नहीं। एमएलसी बोल रहे हैं कि विधायक बोल रहे हैं, पहले ये बताइए। इनका आवाज कम आ रहा है भाई, इनका आवाज बहुत कम आ रहा है। एमएलसी नहीं आएगा ना, लोकतंत्र में आवाज सुनना। इनका आवाज सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या ही बोल रहे हैं। सत्ता को अच्छा ही नहीं लगता है आवाज सुनना ना, विपक्ष का और आम जनता का। ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा है। दोबारा से संभालने की कोशिश करेंगे। स्नेहाशीष, ठीक है अरविंद जी, अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि समय गुजरा जा रहा है। जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, हमारा यही कहना है कि भाई एनडीए में शामिल सभी 5 घटक दल 5 पांडव की तरह यह संज्ञा हमारे एनडीए के जिला सम्मेलनों में
एनडीए के नेताओं के द्वारा 5 घटक दल को 5 पांडव के रूप में बताया गया था। आज भी बिहार में 5 पांडव के रूप में एनडीए घटक दल के लोग उपस्थित हैं। अब उससे इनकी परेशानी बढ़ी हुई है महागठबंधन वाले लोगों का। महागठबंधन के राजद ऑफिस में जो पीसी हुआ था उसमें अल्लाह बरू साहब पत्रकारों को नाराज करते हुए कहा था कि नेता के सवाल पर आप हमसे अलग मिल करके आप बात कर लीजिएगा, हम अलग आपको इसका उत्तर दे देंगे, यहां उत्तर नहीं देंगे। कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जो कम मीडिया में बोलते हैं, उन्होंने कहा कि आफ्टर चुनाव महागठबंधन में कौन नेता होगा हम इसका फैसला करेंगे। अब बताइए दीपांकर भट्टाचार्य साहब जैसा नेता बोल रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी, महागठबंधन, माले, राजद, ये तमाम ऐसे दल के लोग ये अपने को एकीकरण, एकता में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। दरअसल ये समय की कमी है, सारिका जी से भी सवाल ले लें। आपस में लड़मट कटने वाले लोग हैं। सारिका जी ये कह रहे हैं कि हम 5 पांडव हैं और एकजुट हैं, यानी कि हाथ की ये जो मुट्ठी बनेगी वो 5 से मिलकर बनाएंगे ये, यानी कि सरकार, मुट्ठी का मतलब सरकार से इनका। और आपके यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ टॉवल वाली स्थिति है। नहीं, देखिए, अगर इनकी मुट्ठी मजबूत होती तो आज चिराग जी बाहर निकल के ये नहीं कहना पड़ता उनको कि हम चुनाव लड़ेंगे। भाई, आप तो गठबंधन के हिस्सा है ही है, अतिरिक्त आपको इस तरह के स्टेटमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन प्रश्न बनता है मेरा चिराग पासवान जी से, मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे हैं चिराग पासवान जी की पार्टी के विनीत भाई यहाँ प्रवक्ता हैं, जरा वो एक बार अपने नेता से जरूर प्रश्न कर दे कि जिस बिहार से वो चुनाव लड़ने की मंशा हमेशा से जताते रहते, खैर लोकसभा चुनाव तो उन्होंने लड़ा ही, लेकिन विधानसभा लड़ना चाहते, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या जब वो कल मोदी जी के कार्यक्रम में बिहार आए थे तो क्या उनको जानकारी थी कि उनके ही समाज की एक नाबालिग दलित बेटी का बलात्कार हुआ? क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस बच्ची का गला रेता गया, कई बार जवाब दूं आपको, और अगर जानकारी नहीं थी कि हमारी टीम वहां मिलने गई थी, जितना पॉसिबल ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि हमने कम से कम ट्वीट करके संवेदना जाहिर की। नेता प्रतिपक्ष की ओर से वो भी संवेदना नहीं आई क्योंकि वो बंगाल में थे। खैर, समय की कमी है, डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए सिटी 62 मेरे साथ।